नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन एवं निवाड़ी जिला स्पेशल की चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैंने उसमें तैयार किया था, तो आप उसका लाभ ले पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पूर्व हम भारत की जलवायु को देख ले रहे। भारत की जलवायु की थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आपको सही समझ में आए। ठीक है दोस्तों, भारत की जलवायु में सबसे पहले तो ये जलवायु शब्द क्या होता है इसकी चर्चा हम कर ले रहे हैं। तो जलवायु क्या कहलाती है दोस्तों? किसी भी स्थान में लगभग 30 से 32 वर्षों 30 से 32 वर्षों के ऋतुओं एवं मौसम का औसत या परास उस स्थान की जलवायु कहलाती है। ये तो हो गई दोस्तों जलवायु की परिभाषा। अब इसमें दो टर्म्स यूज हुए परिभाषा में हमारे, ऋतु और मौसम। अर्थात मौसम और ऋतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, इसको बोलते हैं सीजन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया क्लाइमेट। तो मौसम क्या कहलाता है? तो मौसम कहलाता है दोस्तों, ये सब पूरी वायुमंडलीय घटनाएं है ना। तो वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन, मौसम क्या होता है दोस्तों? तो वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। ठीक है, अर्थात मौसम के अंतर्गत कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है वायुमंडल में, है ना। और इसी में यदि ऋतु को देखेंगे तो ऋतु में क्या होता है कि वायुमंडल में यदि क्षणिक परिवर्तन ना हो कि चक्रीय परिवर्तन होता है, अर्थात निश्चित समय बाद क्रम से वो परिवर्तन होता है, तो उसे चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। तो वायुमंडल में होने वाला चक्रीय परिवर्तन क्रम से, है ना, क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है ना। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं शीत ऋतु, है ना, ये क्रम से आते हैं लगभग। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतुएं हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये सीक्वेंस से आते हैं। इन्हीं ऋतुओं को जो है, इसी परिवर्तन को हम ऋतु बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मौसम, ऋतु और जलवायु की परिभाषा। आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं दोस्तों जलवायु में। तो हमारे जलवायु तो समझ लिए कि जलवायु क्या होती है। जलवायु में परिवर्तन होता है समय समय पर, अर्थात लगभग 32 साल बाद या 30 से 32 साल लंबे समय के बाद परिवर्तन होता है, जिसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो आप जलवायु परिवर्तन की भी परिभाषा लिख लीजिए। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज कहलाता है दोस्तों हमारा लंबे समय बाद किसी स्थान की जलवायु में परिवर्तन या परिवर्तन होना क्या कहलाता है? हमारा जलवायु परिवर्तन। उस स्थान का जलवायु परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश और भारत की जलवायु कैसी है। तो हमारे भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, इसमें दो टर्म्स यूज हुए, एक तो उष्णकटिबंधीय और एक हुआ हमारा मानसूनी। उष्णकटिबंधीय क्या होता है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय होता है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। या यूं कहें 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, या ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ट्रॉपिकल जोन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और है कि इसमें जो है इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ग्लोब में देख ले रहे हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यही हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये है हमारा ग्लोब में। ये हो गई स्थिति हमारे, है ना। तो ये हो गई हमारे उष्णकटिबंध की। तो यूं कहें हमारा जो भारत है, भारत की स्थिति क्या है? लगभग ऐसी है ना। और भारत का दक्षिणी भाग कहाँ पड़ता है? हमारे उष्णकटिबंध पे। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप लोग, भारत का साथ ही मध्य प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग कहाँ पड़ता है? दक्षिणी भाग जो है इसी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसलिए भारत की और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी जलवायु हमारी कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये हो गई दोस्तों उष्णकटिबंध की चर्चा की क्या होता है उष्णकटिबंध। अब एक टर्म यूज हुआ यहाँ मानसून। मानसून को देख ले रहे।
एक टर्म यूज हुआ हमारा मानसून। तो मानसून क्या होता है दोस्तों, तो मानसून देख ले रहे। मानसून एक पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जो मौसम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मौसम शब्द से बना है हमारा मानसून। ठीक है दोस्तों, मौसम का अर्थ क्या होता है? तो मौसम का अर्थ होता है दोस्तों ऋतु, अर्थात यूँ कह सकते हैं हम परिभाषा के रूप में कि मानसून एक प्रकार की पवन होती है, एक प्रकार की पवन होती है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है दोस्तों, दिशा बदलती है। तो मानसून की परिभाषा क्या होगी कि मानसून एक प्रकार की पवन होती है जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है ना। ये हो गई हमारे मानसून की चर्चा। इसके आगे हम दोस्तों ये हो गया हमारा मानसून, है ना। इसके बाद हम आईएमडी की चर्चा कर ले रहे हैं। आईएमडी क्या होता है दोस्तों? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दोस्तों, इसकी स्थापना देख ले रहे हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की चर्चा कर ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो इसका क्षेत्रीय मुख्यालय हमारा इंदौर में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मौसम विभाग। इसकी चर्चा हम इसलिए की है क्योंकि इसने जो है भारतीय मानसून को दो भागों में विभाजित किया था, दो भागों में विभाजित करके परिभाषित किया था। तो ये हो गया आईएमडी। आईएमडी ने भारतीय मानसून को दो भागों में या शाखाओं में विभाजित किया है ना। किसमें किसमें? एक तो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और एक है हमारा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर पूर्वी मानसून को
के अंतर्गत दो ऋतुओं की चर्चा हम करेंगे। कौन कौन सी? एक होगी हमारा शीत ऋतु, जो कि माह अक्टूबर से फरवरी तक रहता है ना। और दूसरा हमारा ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन, ये हमारा दोस्तों रहता है मार्च से जून तक। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में एक तो हमारा वर्षा ऋतु चर्चा करेंगे, रेनफॉल सीजन, ये दोस्तों पढ़ेंगे हम जून से अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश में 3 ही ऋतुओं को जो है माना गया है। एक और शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु, जिसका समय जो है लगभग होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का। ठीक है दोस्तों। तो इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। आप नोट डाउन करते जाइए साथ के साथ। उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना। अर्थात उत्तर पूर्वी से चलने वाली हवाएं और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं, है ना। मानसून या पवने, मानसून किसको बोलते हैं? एक प्रकार की पवन होती है। ठीक है दोस्तों। तो आइए मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ऐसा कुछ मैप है अपने भारत का। ये है दोस्तों हमारा ऐसा कुछ भारत, है ना। और इसी के मध्य में हमारा एक छोटा सा मध्य प्रदेश बना ले रहे हैं। ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश। तो उत्तर पूर्वी वाले मानसून की चर्चा, मतलब यहाँ से जो मानसून आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। दक्षिण पश्चिम ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा ये दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ से जो मानसून उठेगा और वर्षा कराएगा उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। ये हो गया हमारा मैप में देख लिया हमने, है ना। और अब आइए देखते हैं क्रम से। उत्तर, एक खंड हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी वाले। इसमें हम पहले शीत ऋतु की चर्चा कर ले रहे हैं। शीत ऋतु, ठीक है दोस्तों। शीत ऋतु अर्थात विंटर सीजन। इसका माह हमने बताया था अक्टूबर से
फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट तो लिख लीजिए आप सभी कि शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में स्याला के नाम से जाना जाता है, स्याला या सियाला। ठीक है, क्या बोला जाता है? सियाला के नाम से जाना जाता है शीत ऋतु को। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझने से पहले हम ताप और दाब को समझ लेते हैं। वायुमंडलीय ताप और दाब की चर्चा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, ताप क्या होता है हमारा? वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को वायुमंडलीय ताप या तापमान कहा जाता है, ताप कहा जाता है, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक, तो ताप क्या हो गया हमारा कि वायुमंडल में उपस्थित ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को ही वायुमंडलीय ताप कहा जाता है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। अब एक था हमारा दाब, दाब की चर्चा कर रहे हैं। दाब या प्रेशर, तो दाब क्या होता है दोस्तों हमारा? किसी निश्चित स्थान पर वायु द्वारा डाला गया दाब, वायुमंडलीय दाब की चर्चा कर रहे हैं हम, है ना? यहाँ वायुमंडलीय दाब है, दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसकी चर्चा हमने दोस्तों इसलिए की क्योंकि यह जो है पवनों पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। इसका असर मतलब इसी के अनुसार ही पवनें बहती हैं, इसलिए इनकी हमने चर्चा की, ताप और दाब की, वायुमंडलीय ताप और वायुमंडलीय दाब की। अब देखते हैं कि कैसे जो है इनका प्रभाव कैसे पड़ता है पवनों पर। तो शीत ऋतु में दोस्तों हमारे उत्तर भारत का तापमान जो है लगभग, उत्तर भारत का तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं दक्षिण भारत की चर्चा करें तो दक्षिण भारत का तापमान कितना होता है? लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, तो इनमें क्या है, जो मैंने ताप और दाब बताया, तो ताप और दाब में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शन P, अर्थात ताप और दाब के मध्य जो है विपरीत संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टेम्परेचर क्या है? कम है, यहाँ टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, तो प्रेशर कैसा होगा? यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक सिद्धांत चलता है ज्योग्राफी में कि पवनें जो है, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। निम्न दाब की ओर गति करती हैं या चलती हैं, गति करती हैं या बहती हैं, चलती हैं। ये एक नियम है, इतना याद रखिएगा। बाकी चर्चा आप जो है ज्योग्राफी वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ऐसा है ना।
तो ये एक जियोग्राफी में ही ये टर्म निकल के आता है कि पवनें जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो ये हमारा हो गया उच्च दाब और ये हो गया हमारा निम्न दाब। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि पवनें जो है भारत में शीत ऋतु में जो पवनें होंगी वह उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गति करेंगी। इसका निष्कर्ष ये निकला कि पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गति करेंगी। ठीक है दोस्तों, कहाँ करेगी? उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर गति करेगी। ये वाली पवनें यहाँ से ऐसे ही आएंगी। ठीक है, और चूंकि इनको जो है यहाँ जलवाष्प मिलता नहीं है उनको, अर्थात कोई भी समुद्री क्षेत्र पड़ता नहीं है कि वहाँ से वो जलवाष्प ग्रहण कर सकें, इसलिए ये पवनें जो हैं शीत ऋतु की पवनें जो हैं, यहाँ की जो पवनें हैं वो वर्षा नहीं कराती हैं, ना कि मध्य उसमें भी भारत में और मध्य प्रदेश में भी। तो ये पवनें वर्षा नहीं कराती हैं हमारे, ना भारत में कराती हैं और ना ही मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो शीत ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं। अर्थात शीत ऋतु में मौसमी वर्षा या मानसूनी वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसकी चर्चा हमने कर ली कि यहाँ से जो है जो पवनें आती हैं उनको उत्तर पूर्वी मानसूनी वाली पवनें, उनको जलवाष्प नहीं मिलता है, इस कारण से ये पवनें वर्षा नहीं कराती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में, शीत ऋतु की चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शीत ऋतु में वर्षा तो होती है, तो कहाँ से होती है वर्षा? तो आइए देख लेते हैं। तो इन्हीं में आप लोगों को जियोग्राफी में पढ़ा होगा, इसी के पैरेलल पड़ता है यहाँ भूमध्य सागर 0 डिग्री अक्षांश के लगभग, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से पवनें आती हैं और वहीं से जलवाष्प ग्रहण किए हुए और कैस्पियन सागर से करते हुए, और इसकी दो धाराएं बढ़ जाती हैं। एक शाखा ये बढ़ जाती है जो मध्य प्रदेश के लगभग या उत्तर पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में वर्षा कराती है, और आपका राजस्थान हो गया, है ना, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, और ये वाला दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, और ये वाला शाखा जो है ये जम्मू कश्मीर, है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में जो है वर्षा कराती है। तो कौन सी शाखा कराती है? भूमध्य सागर से उठने वाली। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, वेस्टर्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। स्वास्थ्य सही नहीं है दोस्तों आज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या हुआ, इसकी परिभाषा देख ले रहे कि भूमध्य सागर से, तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? पश्चिमी विक्षोभ की। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है वो देख ले रहे हैं कि भूमध्य सागर से चलने वाली पवनें या पवन पश्चिमी विक्षोभ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी परिभाषा। जो भारत के लगभग जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है ये पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कराता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ में
उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी विक्षोभ वर्षा कराता है, जिसे राजस्थान में मावठ के नाम से जाना जाता है। मावठ, ठीक है दोस्तों, राजस्थान मावठ के नाम से जाना जाता है। चूँकि राजस्थान इससे सटा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी क्षेत्रीय रूप से इसी वर्षा को मध्य प्रदेश में भी जो है मावठ के नाम से जाना जाता है। कहाँ? उत्तर पूर्वी वाले भाग में, इस वाले क्षेत्र में ये वर्षा कराता है और इसको मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में मावठ के नाम से जाना जाता है। ये हो गया दोस्तों हमारा शीत ऋतु, विंटर सीजन। अब दूसरा है दोस्तों हमारा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अर्थात समर सीजन। इसका मैंने समय अवधि क्या बताया था? जून माह से लेकर अक्टूबर तक। ठीक दोस्तों, ये हो गया इसका समय। अब इसमें क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क, गर्म पवनें चलती हैं, है ना। शुष्क गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें उत्तर भारत में अलग और दक्षिण भारत में अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत में हमारी उत्तर भारत में एक चलती है लू, गर्म हवा जो चलती है उसे लू के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ चलती है दोस्तों? एक तो पहला पॉइंट हो गया इसका उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों ये शुष्क, गर्म और धूल भरी आंधी के रूप में चलती है ना। जिसका तापमान गर्म है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, इसे लू कहते हैं, है ना। लू किसे कहते हैं? शुष्क, गर्म और धूल भरी आंधी को लू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लू को जब लू जो है जब लू चलती है तो लू आसपास के क्षेत्रीय भाग से जो है आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। जब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो यह वर्षा कराती है। आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो वर्षा कराएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सी वर्षा कराती है? तो जो वर्षा यह कराती है लू प्लस आर्द्रता मिलकर के, उसे तूफानी वर्षा के नाम से जानते हैं। तूफानी वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसी तूफानी वर्षा को दोस्तों पश्चिम बंगाल में, एक फैक्ट ये बनता है, इसी तूफानी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये हो गई हमारी लू। भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग जो है उस हिसाब से पढ़िएगा, मतलब ध्यान रखिएगा, है ना। और एक दोस्तों एक धारा चलती है, यहाँ पवनें चलती हैं नॉर्वेस्टर के नाम से। नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर नाम की पवन चलती है। कहाँ चलती है? तो मैंने बताया था कि दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में चलती हैं, दक्षिण भारत में।
दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में चलती हैं। दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में चलती हैं और वर्षा कराती हैं। सॉरी। दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कहाँ, हमारा दक्षिणी भाग में वर्षा कराएगी ये भी जो है नार्वेस्टर, है ना दोस्तों। तो वर्षा कराती है, चूंकि जो नार्वेस्टर वर्षा कराती है उसे अग्र मानसूनी या प्री मानसून के आने से पहले ही ये वर्षा कराती है नार्वेस्टर पवनें, इसलिए इसके द्वारा जो वर्षा कराई जाती है उसे प्री मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अग्र मानसूनी वर्षा के या प्री मानसून, है ना, प्री मानसूनी रेनफॉल, प्री मानसूनी रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जो है अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो असम में दोस्तों इसे चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कॉफी वर्षा क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो वर्षा है ये चाय और कॉफ़ी और जो भी और एक उनके उत्पादन में सहयोग प्रदान करती है, इसलिए उन क्षेत्र में विशेषकर से उसी नाम से इनको जाना जाता है। और एक जाना जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में, आम सुने होंगे आपने, आम का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ, तो आम्र वर्षा के नाम से इस नार्वेस्टर को जाना जाता है। ठीक है, नार्वेस्टर द्वारा जो वर्षा कराई जाती है उसे जो है असम में चाय वर्षा, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा तथा महाराष्ट्र में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ये हो गए कुछ हमारे ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड फैक्ट। और एक फैक्ट आपका ये आता है कि ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यू नाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन और उत्तर पूर्वी मानसून से कि हमने यहाँ से चर्चा कर ली, है ना। अब दोस्तों हम दक्षिण पश्चिम मानसून की चर्चा कर ले रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की मुख्य दो शाखाएं हैं। एक हो गई हमारी अरब सागर की शाखा, एक हो गई दोस्तों हमारी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून की शाखा, है ना, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब ये दोस्तों कैसे मध्य प्रदेश में वर्षा कराता है, तो ये हो गया हमारा अरब सागर, यहाँ पड़ता है अरब सागर, आप लोग को पता होगा, और यहाँ पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये मानसून जो है कब, वर्षा ऋतु में,
है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये तो दो शाखाएं हो गई, और इसके अंतर्गत हम जो है दो मानसूनों की चर्चा करते हैं। पहला होता है हमारा वर्षा ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को हम रेनफॉल सीजन, ठीक है। रेनफॉल सीजन, रेनफॉल सीजन में क्या होता है कि अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, जो कि दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं हैं, वो यहाँ सर्वाधिक वर्षा कराती हैं। ये मानसून जो है लगभग भारत में 75% वर्षा कराता है, ठीक है। ये हो गई भारत में कुल वर्षा का, ये मानसून 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, और जबकि 25% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है भारत में, ठीक है दोस्तों। अब जब इसकी चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश, ये तो भारत के संदर्भ में हो गया, मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे दोस्तों अरब सागर से उठने वाले मानसून जो है 25% लगभग वर्षा कराता है, जबकि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, ये उठ के एक शाखा तो आपके ये मेघालय वाले क्षेत्र में चली जाती है, वहाँ टकराती है और वहाँ वर्षा कराती है ना। और एक जो है हमारा बघेलखंड वाला क्षेत्र या विंध्य प्रदेश वाला, जो हम अभी जलवायु की चर्चा करेंगे कि कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को, है ना। तो उसमें विंध्य प्रदेश आएगा, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, तो यहाँ ज़्यादा वर्षा कराता है। और एक मानसून आता है हमारा, ये मालवा के पठार होते हुए ये भी लगभग बघेलखंड में ही ज़्यादा वर्षा कराता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 75% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है हमारे मध्य प्रदेश में। अब वर्षा ऋतु में इतनी चर्चा हो गई, आप लोगों ने समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश के वर्षा ऋतु की चर्चा। शरद ऋतु का कॉन्सेप्ट जो है मध्य प्रदेश में हमारे नहीं है ना, नहीं पाया जाता है शरद ऋतु, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गए हमारे 3 ऋतु। इसके बाद हम तीनों ऋतुओं के हिसाब से कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा इनमें। तो पहला हो गया हमारा शीत ऋतु। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। शीत ऋतु में मैंने क्या बताया, इसे तो मध्य प्रदेश में स्याला के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं है ना। मध्य प्रदेश में स्याला के नाम से या सियाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। वर्षा कहाँ से प्राप्त करता है ये इस सीजन में? पश्चिमी विक्षोभ से। मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ से जो मानसून आता है उससे जो है मध्य प्रदेश भी शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। जिसे मावठ के नाम से जाना जाता है, नोट करके लिखिए गए सब, है ना, मावठ के नाम से जाना जाता है। अब एक और फैक्ट है कि शीत ऋतु में सबसे ठंडा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे ठंडा जिला है हमारा दोस्तों, पहले शिवपुरी हुआ करता था, अब इस समय मुरैना, करंट में मुरैना, उसके बाद है अपना आपका शिवपुरी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है दोस्तों ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा शीत ऋतु, नोट करके लिखिएगा आप सभी। और इसके बाद जो है ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर ले रहे थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ग्रीष्म ऋतु
तो ग्रीष्म ऋतु अर्थात समर सीजन। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो है यूनाला के नाम से जाना जाता है। पहला फैक्ट, यूनाला के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह कौन सा है? तो सबसे गर्म माह जो है हमारा मई में है, अर्थात सबसे ज़्यादा गर्मी मई माह में पड़ती है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला है दोस्तों हमारा भिंड। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ अंकित किया गया है, ये पाया गया है? सबसे ज़्यादा तापमान पाया गया दोस्तों हमारा गंज बसौदा। ये स्थल की चर्चा कर रहे हैं हम, गंज बसौदा जो कि विदिशा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कितना इसका मान जो है 48.9 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा औसत तापमान कहाँ का है वाला जिला दोस्तों हमारा ग्वालियर। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है, एक फैक्ट कि सर्वाधिक तापांतर जो है, सर्वाधिक तापांतर किस माह में रिकॉर्ड किया जाता है? तो सर्वाधिक तापांतर जो है हमारे मार्च माह में रिकॉर्ड किया जाता है, मार्च माह में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे ग्रीष्म ऋतु। अब एक सीजन हमारा है लास्ट है हमारा वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु संबंधित देख ले रहे, वर्षा ऋतु या रेनफॉल सीजन। रेनफॉल सीजन है तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ वर्षा की चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है, एक तो वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, MPPSC तक में पूछा गया क्वेश्चन है, चौमासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक फैक्ट आता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान में होती है? तो पचमढ़ी। ये कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है, होशंगाबाद जिले में पड़ता है पचमढ़ी नामक स्थान। वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, लगभग 199 से 212 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ रिकॉर्ड की गई है, वार्षिक वर्षा। ठीक है, औसत वर्षा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया हमारा ये, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया स्थान? तो हमारा पड़ता है दोस्तों गोहद, जो कि भिंड का एक स्थान है। ठीक है, यहाँ दोस्तों 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एक फैक्ट और लिख लीजिएगा इसमें, सबसे कम ज़्यादा तो हो गया। जब हम दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर आते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश से पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले भाग में आते हैं, तथा
दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर जाने पर वर्षा में कमी होती नजर आती है या दिखाई पड़ती है। अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा कम रिकॉर्ड की जाती है या कम होती है, और दक्षिण से पूर्व की ओर तुलना करेंगे तो दक्षिण में ज़्यादा और उत्तर में कम होती है। इसका मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जो है आईएमडी ने कितने, आईएमडी या बोले या फिर कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट मैप बना ले रहे, इसमें थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे। ये हो गया हमारा, ऐसा कुछ मध्य प्रदेश है। सॉरी, ये ऐसा कुछ हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को जो है मुख्य रूप से 4 जलवायु क्षेत्र में, क्षेत्र या भागों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजित किया गया है, कहीं कहीं दोस्तों 5 मिलता है। 5वां बघेलखंड के पठारी क्षेत्र को जो है अलग किसी बुक में आपको मिलेगा, बघेलखंड का पठार वाला जो क्षेत्र है, बट वास्तव में 4 ही हैं। कौन कौन से, तो एक तो हो गया हमारा ये मध्य भारत का पठार, यहाँ से लेते हुए ये जो मध्य भारत का पठार वाला क्षेत्र था, रीवा पन्ना का पठार मिलाते हुए ये उत्तर वाला क्षेत्र हमारा, उत्तर का मैदानी भाग। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से हैं 4। पहला हो गया हमारा उत्तर का मैदानी भाग, दूसरा हो गया हमारा मालवा का पठार, तीसरा हो गया दोस्तों हमारा नर्मदा घाटी, चौथा हो गया दोस्तों हमारा विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश में ही आपका बघेलखंड मिला हुआ है। विंध्य प्रदेश प्लस आप कर दो बघेलखंड वाला पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हैं, मैप में देख ले रहे हैं। तो पहला तो ये वाला क्षेत्र पूरा हो गया हमारा रीवा पन्ना के पठार तक का, ये हमारा क्षेत्र हो गया उत्तर का मैदानी भाग। मालवा का पठार दोस्तों हमारा, यहाँ से हमने पढ़ा था जब मालवा पठार पढ़ा था, तो ये हो गया हमारा मालवा का पठार। जब भौतिक विभाजन की चर्चा की थी तब हमने ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखा था, है ना दोस्तों। और फिर ये हो गया एक हमारा विंध्य प्रदेश, ये हो गया दोस्तों हमारा नर्मदा घाटी एवं उसका दक्षिणी भाग। ठीक है दोस्तों, ये हमने मैप में देख लिया कि 4 भागों में विभाजित किया गया। अब इनकी जलवायु देख ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था उत्तर के मैदानी भाग या मध्य भारत का, इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या है, मध्य भारत का पठार,
विस्तृत रूप से देख ले रहे। थोड़ा सा 10 मिनट और। उत्तर का मैदानी भाग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है दोस्तों हमारा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, और रीवा पन्ना का पठार, और बुंदेलखंड का पठार। ये 3 भौतिक विभाग जो है हमारे उत्तर के मैदानी भाग, जब जलवायु की चर्चा कर रहे हैं हम, जलवायु के आधार पर बांटा गया, तो उसके अंतर्गत हम जो है 3 भागों को एक ही 3 भौतिक विभागों को एक में रखे हैं ना, किसमें? उत्तर का मैदानी भाग के अंतर्गत रखे हुए हैं, है ना। इनकी जलवायु की चर्चा हमने की थी दोस्तों। तो मैंने बताया था कि यहाँ जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया था मैंने कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी, और ठंड में या शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इसकी चर्चा हमने की थी, है ना। तो अर्थात क्या हो गया कि उत्तर का मैदानी भाग वाले क्षेत्र की जलवायु कैसी है? हमारे महाद्वीप प्रकार की। महाद्वीपीय प्रकार मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्षेत्र हो गया हमारा मालवा का पठार। इसमें मैंने बताया था दोस्तों कि यहाँ जो है समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। समशीतोष्ण का मतलब सामान्य ठंड, ठंडी में सामान्य ठंड और गर्मी में सामान्य गर्मी। ठीक है दोस्तों, तो समशीतोष्ण का मतलब ये है कि सामान्य ठंड और सामान्य गर्मी पाई जाती है। कहाँ? मालवा के पठारी वाले क्षेत्र में, जिसे समशीतोष्ण जलवायु कहा जाता है। और इसी जलवायु को मैंने जब मालवा पठार पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इसी जलवायु जो है, एक चीनी यात्री हुआ फाहियान, उसने क्या बताया था दोस्तों? ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन के रूप में आप रख लीजिए। फाहियान ने समशीतोष्ण जलवायु को क्या कहा था, या ठीक है, किससे तुलना की थी? आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे, ये आपका टास्क है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मालवा का पठार। और नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र की चर्चा कर ले रहे हैं। तीसरा है नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी एक मैंने बताया था कि ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी कैसे हुई? 2 ब्लॉक पर्वतों के बीच। ठीक है दोस्तों, ये जो घाटी है ये है हमारी रिफ्ट घाटी। आप इसकी चर्चा जो है ज्योग्राफी में अच्छे से करेंगे, या देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, रिफ्ट घाटी। और ये जो 2 पर्वत हैं ये क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत। या हम घाटी जब पढ़ेंगे, पर्वत, पठार और घाटियाँ, तब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, कैसे घाटी का निर्माण होता है, कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये भी हो गया हमारा ब्लॉक पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो 2 पर्वतों के मध्य जो घाटी का निर्माण होता है ना,
घाटी, नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ है। कौन कौन से दो पर्वत थे हमारे, तो एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी गई है यहाँ से ऐसी, और एक नर्मदा नदी फिर बीच से गई है उसके, और एक गई है हमारी यहाँ सतपुड़ा महाकाल श्रेणी, जो कि हमने बताया था एक अलग भौतिक विभाग ही था सतपुड़ा महाकाल श्रेणी, है ना। तो दो पर्वतों अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा महाकाल श्रेणी के मध्य से गुजरती है नर्मदा नदी, और गुजरते हुए जो है जब ये गुजरती है तो ये अपर्दन करती है इस वाले क्षेत्र का, तो एक घाटी नुमा संरचना बन जाती है जिसे नर्मदा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो कि एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है ना। ये हो गई नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी क्षेत्र में दोस्तों जलवायु कैसी पाई जाती है, तो जलवायु पाई, चूंकि घाटी वाला क्षेत्र, तो घाटी वाले क्षेत्र में गर्मी में क्या होगा दोस्तों, गर्मी वाले सीजन में या ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, अत्यधिक गर्मी। ठीक है दोस्तों, जबकि शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में सामान्य ठंड रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो शीत ऋतु में सामान्य ठंड पड़ेगी घाटी वाले क्षेत्र होने के कारण, है ना, और गर्मी में जो है अत्यधिक गर्मी पड़ती है यहाँ। ये हो गया हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र। चौथा भाग जो है हमारा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों मैंने बताया कि इसी में जो है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है सम्मिलित है। ये मैंने बताया आपको कि बघेलखंड का पठार जो है इसी में सम्मिलित है, ये विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ये हमारा यहाँ पड़ता है बघेलखंड का पठार अलग से, जहाँ मैंने बताया था कि अरब सागर से उठने वाला मानसून ये ऐसे आता है मालवा के पठार होते हुए, और बघेलखंड वाले पठार में, और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, बघेलखंड के पठार में। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में हम ये नोट डाउन कर लेंगे कि यह जो है अरब सागर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी, खाड़ी से उठने वाला मानसून का मिलन बिंदु है, ये मिलन स्थल है। ठीक है, अर्थात अरब सागर से उठने वाला मानसून और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून आपस में कहाँ मिलते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले क्षेत्र में मिलते हैं, और यही जो है सर्वाधिक वर्षा कराते हैं। तो सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा हो जाएगा, हमारा बघेलखंड का पठार। सर्वाधिक वर्षा इसी पठार में होती है। पचमढ़ी हमारा एक स्थल था, सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है जहाँ, और यदि क्षेत्र में पूछे कि कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो कहाँ होगी, हमारे विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, जलवायु के आधार पर जो बांटा गया, या फिर और अंदर जाके पूछे तो आप कहाँ बताओगे, बघेलखंड के पठार में बताओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ अरब सागर से उठने वाला मानसूनी वर्षा कराता है बघेलखंड वाले पठार में, और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून भी आपस में टकराकर और वहाँ वर्षा कराता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा लगभग मध्य प्रदेश की जलवायु। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो या कोई फैक्ट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, है ना, ताकि हम उसका निराकरण समय पर कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। यही बस मांगते हैं हम आपसे। धन्यवाद।